हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी एकदम मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। तो मेरा नाम है आर्यन अग्रवाल और आज हम लोग बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर के बारे में जिसका बच्चों में भाई बहुत डर मचा हुआ है कि इस चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं जाता है। ये चैप्टर पढ़ें कैसे? इस चैप्टर को पढ़ने का कोई सही तरीका है भी? इसको छोड़ के ही चले जाते हैं। भाई क्या करें, क्योंकि आयनिक का डर है ही ऐसा कि आयनिक का डर। और ये बनता भी क्यों है? कुछ टीचर्स हुआ बना देते हैं, कुछ बच्चे खुद भी डर जाते हैं, कुछ सीनियर से पूछते हैं तो आयनिक के बारे में वो एक ही बात बोलेंगे कि आयनिक बहुत ही बड़ा चैप्टर है और फॉर्मूले से भरपूर चैप्टर है। तो और ज़्यादा हम डर जाते हैं, तो फिर इसको पढ़ना ही एक तरीके से छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ना नहीं है। और मैं टफनेस की बात करूँ तो ये चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल तो है। क्यों टिपिकल है? और मैं अगर वेटेज की भी बात करूँ तो जो भी नीट जेई मेंस या जेई एडवांस, स्पेशली जेई एडवांस में जो कि रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होता है या रैंक डिफाइनिंग क्वेश्चन होता है, वो मेनली आयनिक और इलेक्ट्रो के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट तो बहुत है। अगर आपको एक अच्छी रैंक लानी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ अच्छी रैंक नहीं, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे नीट में, चाहे मेंस में, चाहे एडवांस में, अगर आपको सिलेक्शन भी चाहिए तो आप किसी भी चैप्टर को स्किप तो कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि हर चैप्टर से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और किस चैप्टर का वेटेज कितना हो जाए उस पेपर में, ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो आपको करके तो जाना है। अब इसको पढ़ने की बेस्ट अप्रोच कैसे हो, मैंने अपने टाइम पे कैसे पढ़ा था और जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं मैंने उनसे भी बात करी कि जो बाकी टॉपर्स लोग हैं वो किस तरीके से पढ़ते हैं। तो एक मैंने कंक्लूजन निकाला है कि बेस्ट वे क्या होना चाहिए आयनिक इक्विलिब्रियम को पढ़ने का, और उसी के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात आती है कि जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम हमारा चैप्टर है, इसे पढ़ने से पहले हमें कौन कौन से चैप्टर अच्छे से आने चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो आपको पड़ेगी वो पड़ेगी केमिकल इक्विलिब्रियम की। और आपको केमिकल इक्विलिब्रियम एकदम अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जिस अप्रोच से मैं बताने वाला हूँ कि अभी केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद आप आयनिक इक्विलिब्रियम को जिस तरीके से स्टडी करो, अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पारंगत नहीं हो तो आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ ही नहीं सकते। तो केमिकल इक्विलिब्रियम एक सिंगल मोस्ट अगर चैप्टर की बात करूं तो ये आपको अच्छे से आना ही चाहिए। इसके बिना आयनिक ठीक से नहीं हो पाएगा, ठीक है। और दूसरा, आपको मोल कंसेप्ट, ऐसा नहीं कि पूरा मोल कंसेप्ट आना चाहिए, लेकिन हाँ बेसिक स्टोइक्योमेट्री का आइडिया होना चाहिए, बेसिक। और दूसरा, कंसंट्रेशन टर्म में आपको मोलैरिटी कैलकुलेशन, साथ ही साथ डाइल्यूशन और मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस, इन 3 टॉपिक का कंसंट्रेशन टर्म में तुम्हें आइडिया होना चाहिए। साथ ही साथ बेसिक स्टोइक्योमेट्री का अगर आइडिया है मोल कंसेप्ट में तो तुम्हारा काम चल जाएगा। और केमिकल इक्विलिब्रियम तो भाई अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप आयनिक को, जो मैं अप्रोच बताने वाला हूँ उस अप्रोच से पढ़ोगे तभी आप अच्छा कर पाओगे। और उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दूसरी बात कि जो आयनिक इक्विलिब्रियम में जो आपकी कैलकुलेशन होती हैं उनमें आपको लॉग और एंटी लॉग कैलकुलेट ज़रूर करना पड़ता है। मतलब फाइनल आंसर निकालने के लिए आपको या तो लॉग निकालना पड़ेगा या फिर एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। तो वंस फॉर ऑल आप एक बार चैप्टर की शुरुआत से पहले आप लॉग और एंटी लॉग करना सीख लीजिए और उसमें पारंगत हो जाइए। एक बार लॉग एंटी लॉग आ गया तो आपको सभी चीज़ आसान लगेंगे। और लॉग एंटी लॉग सिर्फ आने की बात नहीं है, आपको स्पीड विद एक्यूरेसी के साथ लॉग एंटी लॉग आना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हर क्वेश्चन में करने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी प्रैक्टिस के साथ तो और क्लैरिटी आएगी जब आप पूरा चैप्टर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो एक बार ये चैप्टर शुरू होने से पहले लॉग एंटी लॉग को निपटा लें। दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों को क्या लगता है कि भाई ये इसमें इस चैप्टर में बहुत फॉर्मूले हैं, और जिस तरीके से आप जनरली पढ़ते हो, जिस तरीके से आपको जनरली पढ़ाया जाता है, इस चैप्टर में नहीं करके भी कम से कम 60 फार्मूले, 50-60 फार्मूले तैयार हो जाते हैं। और ये भाई फार्मूलों की दुकान नहीं है, ये फार्मूलों का पूरा गोडाउन है। अब इस गोडाउन को याद करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है भाई। इतना आसान नहीं है आप 50-60 फार्मूले को याद करना। तो आपको फार्मूला बेस्ड अप्रोच नहीं करनी है, आपको मैकेनिस्टिक अप्रोच पे जाना है। मैकेनिस्टिक अप्रोच के आपको डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन देखने हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप मैनर में हर चीज़ का डेरिवेशन करते हुए आपको कंसेप्चुअल अप्रोच से आपको चीज़ें सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है, ना कि फॉर्मूला रटा और काम चलाया। क्योंकि जो अच्छे क्वेश्चन होंगे इन 50-60 फार्मूले को याद करने के बाद भी आप सॉल्व कर पाओ, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर मैकेनिस्टिक अप्रोच से चले तो आप हर एक क्वेश्चन ईजी टू एडवांस लेवल का आप सॉल्व कर पाओगे विद एक्सट्रीम ईज। तो फार्मूला बेस्ड अप्रोच नहीं, मैकेनिस्टिक और आप डेरिवेटिव अप्रोच पे स्टडी करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगला पॉइंट है कि आयनिक इक्विलिब्रियम को आप केमिकल इक्विलिब्रियम से सेपरेट टॉपिक ना माने, केमिकल इक्विलिब्रियम का एक्सटेंडेड पार्ट ही माने कि केमिकल इक्विलिब्रियम
पार्ट 2 की तरह है आपका ये। जिस दिन आपने आयनिक को केमिकल इक्विलिब्रियम से अलग मान लिया उस दिन आपका डाउनफॉल चालू हो जाएगा कि आप आयनिक उस दिन नहीं पढ़ पाओगे। आयनिक में आपने अप्रोच ही गलत कर दी भाई, आयनिक अलग केमिकल अलग। ये तो चैप्टर को तोड़े इसलिए जाता है क्योंकि एक चैप्टर नहीं तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं बेसिक लेवल की बात करूँ, एनसीईआरटी ने भी इक्विलिब्रियम एक ही चैप्टर दिया है। क्यों? क्योंकि वो भी जानती है कि भाई केमिकल इक्विलिब्रियम का ही एक्सटेंडेड पार्ट क्या है, आयनिक इक्विलिब्रियम। हालांकि आपको एनसीईआरटी से पढ़ के डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, आपको एक टीचर, अच्छे टीचर की हेल्प लगेगी। लेकिन इतनी बात जरूर समझ लें कि केमिकल इक्विलिब्रियम का एक्सटेंडेड पार्ट ही आपका क्या है, आयनिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब मैं आपको अगर बात बताऊं कि भाई केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम कैसे सिमिलर है, तो और मैं आपको ये प्रूव कर दूंगा आज कि आयनिक इक्विलिब्रियम जो है भाई केमिकल इक्विलिब्रियम से आसान है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम की, तो चलो देखते हैं। ठीक है, थोड़ा भाई समझ लेते हैं चलो अच्छे से। ठीक है, ये हमारा है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हो गया हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम। दोनों में देखते हैं डिफरेंस क्या है भाई। दोनों, पहले तो सिमिलैरिटी की बात करते हैं भाई। दोनों में आपका क्या इक्विलिब्रियम अचीव होगा, बिल्कुल इक्विलिब्रियम अचीव होगा। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी अचीव होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में अचीव होगा। ठीक है, और क्वेश्चंस को जो भी आप सॉल्व करोगे वो किससे करोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से सॉल्व करोगे। इतनी बात भी अपने को समझ में आती है। लेकिन जो केमिकल इक्विलिब्रियम में आपकी रिएक्शंस होती हैं वो मोस्टली कैसी होती हैं, आपकी गैसियस होती हैं। ठीक है, मोस्टली गैसियस रिएक्शन होती है। और गैसियस रिएक्शन के लिए आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन कौन से डिफाइन हो सकते हैं। ठीक है, केपी भी हो सकता है, केसी भी हो सकता है, और कुछ सर्टेन कंडीशंस में केपीसी भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। मतलब ये तीनों टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके डिफाइंड हो सकते हैं। लेकिन अगर हम आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पे गैस का नामो निशान ही नहीं होगा, आपको कोई भी गैसियस रिएक्शन मिलेगी नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको कैसी मिलेंगी, एक्वस रिएक्शंस मिलेंगी। और एक्वस रिएक्शंस मिलेंगी तो इनके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका केसी डिफाइंड होगा। ठीक है, एक्वस रिएक्शंस के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ केसी डिफाइंड होगा। तो आपका काम तो यहीं आसान हो गया। यहाँ पे आपके 3 टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थे, यहाँ पे आपका एक ही टाइप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बचा आयनिक में, तो आपका काम आसान हो गया। दूसरी बात, ये तो हुआ आपका पहली बात। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जनरली जो आपकी केमिकल रिएक्शंस होती थी केमिकल इक्विलिब्रियम में, उनमें रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते थे उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता था, 1 2 3 4 5 6। तो अगर आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में रेज़ टू द पावर आप भूल गए, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भूल गए, रेज़ टू द पावर में लगाना भूल गए, तो आपका क्वेश्चन मोर ऑफन देन नॉट गलत हो जाता। लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम में बात करूँ तो 90% केसेस में जो भी सब्सटेंसेस रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे उन सभी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 90% केसेस में 1 ही होगा। तो अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हमारा केसी ही है, और केसी के एक्सप्रेशन में अगर आपने रेज़ टू द पावर में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाना भूल भी गए तो आपका आंसर ज़्यादातर केसेस में सही आ जाएगा। तो अगेन यहाँ पे एक इजी वाला फैक्टर है कि यहाँ पे हमारा और आसानी ही हो गई। यहाँ पे हमारा क्या भाई, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता था। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एक तरीके से तुम क्या कह सकते हो, एनीथिंग। ठीक है, यहाँ पे आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मोस्टली 1 होगा। ठीक है, तो आपका काम और आसान हो गया। अब जो गेम चेंजर पॉइंट है केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए, कि केमिकल इक्विलिब्रियम में हम जितनी भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ते थे मोस्टली उनमें क्या होता था कि आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता था वो ना तो 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा होता था और ना ही 1 से बहुत ज़्यादा छोटा होता था। मतलब आपको क्वेश्चंस में क्या करना होता था, आप क्वेश्चंस में आप अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते थे, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, क्योंकि आपका क्या होता था, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका ना तो 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा है ना 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है, तो आप कहीं भी अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते, आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी, आप अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका 1 से बड़ा नहीं होता था यहाँ पे। ठीक है, 1 से बड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं होता था। ठीक है, और ना ही 1 से बहुत ज़्यादा छोटा होता था। ठीक है, तो इस वजह से आप यहाँ पे क्या नहीं करते थे, आप नो अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी होती थी। और उल्टा आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा, आपको मोस्ट क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे आपको, जहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका या तो 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा या फिर 1 से बहुत ज़्यादा छोटा होगा। मतलब आप अप्रोक्सीमेशन बिंदास तरीके से लगा पाओगे। ठीक है, आप अप्रोक्सीमेशन बिंदास तरीके से लगा पाओगे, और अप्रोक्सीमेशन लगाओगे तो ऑब्वियसली आपकी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी कि आसान हो जाएगी,
बिल्कुल आसान हो जाएगी। ठीक है, हालांकि केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ ऐसे स्पेशल केसेस पढ़ते हैं लोग जिसमें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका बहुत ज़्यादा 1 से बड़ा होता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका 1 से बहुत ज़्यादा छोटा होता है, लेकिन कुछ 5-10% ही ऐसे केसेस आपको मिलते हैं। मैक्सिमम केसेस कैसे मिलते हैं जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना तो 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा है ना 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाओगे, कुछ क्वेश्चंस में आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। सिमिलरली आयनिक इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू या तो 1 से बहुत ज़्यादा बड़ी है या तो 1 से बहुत ज़्यादा छोटी है, तो आप मैक्सिमम केसेस में अप्रोक्सीमेशन लगा पाओगे इन आयनिक इक्विलिब्रियम। लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम में अगेन कुछ 5-10% क्वेश्चन हमें ऐसे मिलेंगे जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ना तो 1 से बहुत ज़्यादा बड़ी होगी और ना तो 1 से बहुत ज़्यादा छोटी होगी, तो उस केसेस में हम अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा पाएंगे। अब पढ़ाने वाले क्या कर देते हैं कि यहाँ पे जब ये वाला केस आता है तो इसको स्पेशल केस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा देते हैं, और यहाँ आयनिक में जब ऐसा केस आता है जहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना तो 1 से बड़ा होता है बहुत ज़्यादा ना 1 से बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो उसको स्पेशल केस इन आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा देते हैं। तो भाई इन दोनों को अलग अलग पढ़ाना ही क्यों है, एक ही रखो ना। जब एक से ही है तो एक ही रखो, सिमिलर बेस्ड अप्रोच रखो। ठीक है, आप अलग अलग अप्रोच करोगे, एक फ्रेगमेंटेड अप्रोच के साथ पढ़ोगे तो आप बहुत ज़्यादा दिमाग पे लोड डाल दोगे और तरीके से नहीं पढ़ पाओगे, समझ पाओगे चीज़ों को। आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी है कि केमिकल इक्विलिब्रियम के तरीके से ही हमें आयनिक को डील करना है। जैसे आप केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन निकालना देखते थे, वही चीज़ें यहाँ काम आएंगी। वहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते थे, ली चैटलियर प्रिंसिपल देखते थे, ठीक है, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वगैरह देखते थे, वो सारी चीज़ें। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ तो चलो वहाँ नहीं आता था, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि जो भी केमिकल इक्विलिब्रियम में आप टॉपिक्स पढ़ते हो उन्हीं का आपका रोल यहाँ पे आएगा। और उसी तरीके से जब आप इसको पढ़ोगे आयनिक को, तो आपको आयनिक डिफिकल्ट नहीं, मैं पढ़ के देखो, मेरी विश्वास मानो बात को कि आप एक बार इस अप्रोच से अगर पढ़ लिए तो आपको आयनिक जब ख़त्म होगा तो आपको आयनिक टफ नहीं, आयनिक आपको आसान लगेगा। और जो चीज़ बाकियों को टफ लग रही है अगर आपको आसान लग रही है तो आप ज़रूर उनसे अच्छा स्कोर पर कर पाओगे, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो जहाँ दूसरे गलत करेंगे वहाँ पे आप सही करने चाहिए, तभी आपकी रैंक उनसे आगे आएगी। ये एक कड़वा सच है लेकिन सच यही है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम को स्टडी करने का बेस्ट वे यही है। टॉपर्स जो पढ़ते हैं, कोटा के टॉप फैकल्टीज जिस तरीके से पढ़ाते हैं उसका तरीका यही है कि आप फार्मूला बेस्ड अप्रोच पे ना रहें, मैकेनिस्टिक और डेरिवेशन बेस्ड अप्रोच रखें। आयनिक इक्विलिब्रियम को एक सेकंड पार्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की तरह ट्रीट करें। आपका आयनिक बहुत अच्छा हो जाएगा और वाकई में आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता देना। तब तक के लिए मेहनत करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।